स्वागत है। जिस चीज़ की आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जिसकी डिमांड आप बार बार कर रहे थे, वो मैं लेके आ चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको मिलेगा क्लास 12 कंप्लीट मैथमेटिक्स की फार्मूला शीट। और ये फार्मूला ऐसे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, इनके बिना काम चलता ही नहीं है। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक करके शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, भगवान उसके 95% ज़रूर दिलाएं। ठीक है, चलिए इस नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फार्मूला खुद लिखना, फार्मूले की डेली प्रैक्टिस करनी है जितने बच्चे दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको हर चीज़ ऑलरेडी मैं दे दूंगा। ठीक है, मेन देखो फार्मूला प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में बसेगा, रटने से चीज़ नहीं हो पाएंगी। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फार्मूला आपके दिमाग में उतना फिट हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना है। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले वही मैं आपको बताऊंगा। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो ज़्यादा फार्मूले नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक आध फार्मूले ही हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट में क्या जाता है, जैसे कि जो हमारे संबंध होते हैं, संबंध के क्या प्रकार है। सबसे पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को आप कैसे याद रख सकते हो कि खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, जब आपके पास कोई भी एक सेट दे रखा है, सेट के अंदर जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयव का संबंध खुद का खुद के साथ अगर हो जाता है तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अगर हम सम्मित संबंध की बात करें तो सम्मित संबंध क्या होता है, अगर x का संबंध y के साथ है तो y का संबंध भी अगर x के साथ हो जाता है तो उसे हम सम्मित कहते हैं। अगर x का भाई y है, y का भाई भी मुझे x को दिखाना होता है। संक्रामक में क्या होता है, यहाँ पर तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अगर x का संबंध y के साथ है, y का संबंध z के साथ है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, हमें दिखाना होता है कि x का संबंध z के साथ भी होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो उस संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं तुल्यता संबंध के बारे में। तुल्यता संबंध क्या होता है, एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। और इन पे आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहाँ से प्रश्न ना आए ना तो मेरा नाम बदल के जो रखना है रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फलन। देखो अगर आपके पास एक फलन है, ठीक है, हमारे पास एक फलन है जो कि a से b में जा रहा है। ठीक है, जो a से b में जा रहा है, तो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। ठीक है, इस पे भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ये मेरा a सेट है, ये मेरा b सेट है। ठीक है, इसके बीच हमारा फलन लग रहा है। इधर इनपुट को x कहते हैं, आउटपुट को हम y कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते हो। कोई भी फलन बिना संबंध के बन नहीं सकता, हर एक फलन संबंध होता है, परंतु हर संबंध फलन हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ a मुझे 1 दे रहा है, ठीक है, b मुझे 2 दे रहा है, ठीक है, c मुझे 3 दे रहा है और यहाँ 4 है। तो ये जो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा a b c होता है, ठीक है, ये जो इनपुट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्रांत कहते हैं। और जो आउटपुट हमें मिला है 1 2 3, ये हमारा क्या है, परिसर है। ये हमारा क्या है बच्चों, परिसर है। और ये जो पूरा सेट बी होता है, इस पूरे सेट बी को हम क्या कहते हैं, इसको हम सहप्रांत कहते हैं। ठीक है, इसको हम सहप्रांत कहते हैं। हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आई तो नंबर में आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो अगर आपके पास कोई संबंध दे रखा है क्रमित युग्म के रूप में, जैसे r बराबर ऐसा है, क्रमित युग्म के रूप में होता है, x y के रूप में होता है। तो अगर ऐसा संबंध दे रखा तो x वाला आपका क्या होता है, प्रांत होता है, और y वाला आपका क्या होता है, y वाला आपका परिसर होता है। इन शॉर्ट ये आप जानते होंगे, अगर आपको क्रमित युग्म के रूप में कोई संबंध दे रखा है तो x कोऑर्डिनेट वाला प्रांत होता है, y कोऑर्डिनेट वाला आपका परिसर होता है। ये भी आप जानते होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एकाकी संबंध में क्या होता है, एक इनपुट एक ही आउटपुट देगा। जैसे a1 दे रहा है, b2 दे रहा है, c3 दे रहा है, तो इसे हम एकाकी फलन कहते हैं। एकाकी फलन के लिए मैं दिखाना क्या होता है, यदि फंक्शन x1 अगर फंक्शन x2 के बराबर है तो यह तभी संभव है जब x1 किसके बराबर हो, x2 के। ठीक है, ये हमें दिखाना होता है। या फिर हम ऐसे दिखा सकते हैं, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो उनका फंक्शन x1 और फंक्शन x2 भी बराबर नहीं होगा। दो तरीके से दिखाना होता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में। ठीक है, प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलेंगे, एकाकी का आता ही है।
आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक का जो कॉन्सेप्ट है, आच्छादक में क्या होता है कि हमारे पास देखिए, आच्छादक क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, प्रांत है, ये हमारा सह प्रांत है। सह प्रांत के अंदर जितने भी अवयव होते हैं उनका सभी का प्रति चित्रण प्रांत में मिलना चाहिए, तब जाके क्या होता है, आच्छादक होता है। एक का भी छूट गया, जैसे देखिए 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, लेकिन यहाँ पर एक अवयव का छूट गया, 4 का नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये आच्छादक है, 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, ये आच्छादक है। इसके अंदर जितने भी अवयव होंगे, चाहे अनंत अवयव हो, सभी का मिलना जरूरी है प्रति चित्रण। एक का भी छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा। जब जब आच्छादक होगा तब तब जो आपका प्रांत होगा, और जो आपका प्रांत होगा, जो आपका रेंज होता है, प्रांत बोलना, जो आपका रेंज होता है वही आपका कोडोमेन होता है। ठीक है, प्रांत नहीं, यहाँ पर सह प्रांत आएगा। जो आपका सह प्रांत होता है वही आपका क्या होता है, परिसर होता है। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आया था पिछले साल और आता है। ठीक है, जब जब आच्छादक होगा तो उसका जो परिसर और सह प्रांत वो बराबर होते हैं। इस नोट पे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कि अगर हम बात करें संबंधों की, मुझे संख्या निकालनी है। हमारे पास एक संबंध है जो कि ए से बी में जा रहा है। हमारे पास एक ऐसा संबंध जो ए से बी में जा रहा है। अगर ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, और मुझे संबंधों की संख्या निकालनी है, तो उसका सूत्र होता है, उसका सूत्र क्या होता है, 2 की पावर n a गुणा n b होता है। ठीक है, तो यहाँ ए में कितने अवयव है, m अवयव है, बी में कितने अवयव है, n अवयव है, तो 2 की पावर m गुणा n हो जाएगा। 2 की पावर m गुणा n हो जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। ठीक, अगर हमें फलनों की संख्या निकालनी है, हमारे पास मान लेते हैं यदि हमारे पास एक फलन दे रखा है, ठीक है, फलन जो कि है मेरा ए से बी में जा रहा है, ये मेरे पास एक फलन है, और आपसे बोला कि फलनों की संख्या बताओ ए से बी में। यहाँ बी से ए भी लिख सकता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, ए से बी में। ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर मुझे ए से बी में फलनों की संख्या निकालनी है तो बी पे बोला है ना, बी में, तो बी की पावर ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी में कितने अवयव है, बी में n अवयव है, और ए में कितने अवयव है, m अवयव है, n की पावर m हो जाएगा। इस पे भी आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखते रहिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अगर आपके पास एक फलन है जो कि ए से बी में जा रहा है, और आपसे पूछ सकता है एकाकी और आच्छादक फलनों के बारे में बताइए कितने होंगे। ए से बी में एकाकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है। ये कैसे निकलेगा, देखिए 2 केस हैं आपके, केस 1 केस 2। मान लेते हैं कि ए में m अवयव है और बी में n अवयव है। अगर m और n बराबर हों, ठीक है, इसमें भी 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, तो जो संख्या होती है एकाकी और आच्छादित प्रतिचित्रणों की संख्या वो होती है फैक्टोरियल n के बराबर। अगर इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अगर m और n बराबर नहीं है तो प्रतिचित्रणों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इनको लिख लीजिएगा। प्लीज़ बच्चों कंजूसों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कई बार इन पे भी प्रश्न आ जाते हैं, 1 नंबर में ही आता है। जैसे आपको एक सेट दे दिया गया, उसके अंदर कुछ अवयव लिख दिए जाएंगे, 2-3 अवयव डाल दिए गए, और बोलेगा ए पर संबंधों की संख्या बताओ। मान लेते हैं कि ये जो ए है ना, इस ए सेट के अंदर m अवयव है। कितने अवयव है, m अवयव है। ठीक है, मतलब 2 4 5 गिन लोगे उतना आपका m हो जाएगा। आपसे बोला संबंधों की संख्या बताओ, तो 2 की पावर m स्क्वायर होगा। अगर आपसे बोला कि ए पर स्वतुल्य संबंधों की संख्या बताओ, तो इसका फॉर्मूला था 2 की पावर m ब्रैकेट के अंदर m-1। अगर बोलेगा ए पर सममित संबंधों की संख्या बताओ, तो 2 की पावर m ब्रैकेट के अंदर m-1 बट्टे में 2 होता है। इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, तो फॉर्मूला शीट भी मैं उसको खुद दूंगा उसके व्हाट्सअप में। ठीक है, बाकी आपको पता है हमारा जो इम्पोर्टेंट नोट्स चल रहा है, आपको पता है आप हमारे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट नोट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ठीक है, बोर्ड एग्जाम आपके सर पर है, वो सिर्फ मैंने 99 रुपीज़ में कर दिए हैं। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कांटेक्ट करोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी।
ठीक है, ये ऑफर चल रहा है, बाद में ये ऑफर हट जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फलन है अपने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, 6 फलन है। 6 के 6 मुख्य मान शाखा परिसर आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये जो प्रांत है ये भी आ जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये परिसर है। इनके बिना प्रश्न तो हल होंगे नहीं, और कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। जैसे साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है। ठीक है, कॉस इनवर्स का क्या है, 0 से पाई है। फिर कॉसेक का क्या होता है, जो साइन का होता है वो रहता है, उसमें 0 नहीं रहता है। ठीक है, सेक का क्या होता है, जिसमें कॉस का होता है वही होता है, इसमें बस π/2 नहीं रहता है। टेन का क्या होता है, टेन का होता है -π/2 से π/2 क्लोज ओपन इंटरवल में। और कॉट का क्या होता है, 0 से पाई ओपन इंटरवल में। बस 2 बार 4 बार कॉपी में लिखोगे ना, ये टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करना है। साइन का याद करोगे, ठीक है, साइन का याद करोगे, आपका कॉसेक का याद हो जाएगा, उसमें बस 0 नहीं होगा। आपको कॉस का याद करोगे, आपको केस का याद हो जाएगा, सेक का याद हो जाएगा, उसमें बस π/2 नहीं होगा। और एक ट्रिक क्या है, जो साइन का है वही आपका क्या है, टेन का है, ये क्लोज में है, ये ओपन में है। जो कॉस का है वही आपका सेक का है, ये क्लोज में है, ये ओपन में है। दैट्स इट। 2 बार कॉपी में लिखोगे दिमाग में फिट हो जाएगा। लिखने से ज़्यादा सूत्र याद होते हैं। आप 10 बार रट्टा मार के बोल लो, 100 बार बोल लो, भूल जाओगे। लेकिन 10 बार कॉपी में लिख लो, आप चाह के भी भूल नहीं पाओगे। तो सूत्र याद किया जाता है लिख लिख के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x लिखते हैं ना। तो ये साइन को इधर ले लिए, ये इनवर्स में आ गए। ये तो बेसिक चीज़ें जब जानते हो। साइन गुणा साइन इनवर्स x क्या होता है, सिंपली x होता है। कॉस गुणा कॉस इनवर्स क्या होता है, सिंपली x दे देता है। टेन इनवर्स गुणा x, ये x देता है। ये कब देगा, ये कब देगा, जब इनके त्रिकोणमितीय मान मुख्य मान शाखा परिसर के अंतर्गत आएंगे, तब ये मान देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। इस पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है। ठीक है ना, जैसे कॉस लिख दिया, कॉस इनवर्स बाहर लिख दिया, जैसे ये प्रश्न है, कॉस इनवर्स बाहर लिख देगा, अंदर लिख देगा कॉस 7π/6। इसको हल करो, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं और ये लिख देते हैं 7π/6, तो गलत हो जाता है। ये 7π/6 तभी आ पाएगा जब ये 7π/6 इसके मुख्य मान शाखा के अंतर्गत होगा। ये सब छोड़ते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सूत्र बताने आया हूँ। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के लिए आपको हमारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जो मैंने कि सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। देखिए, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस होता है। टेन का क्या होता है, कॉट होता है। और कॉसेक का सेक होता है। तो देखिए, अगर आपने को साइन इनवर्स x दे रखा है तो साइन का व्युत्क्रम क्या हुआ, कॉसेक इनवर्स। देखो यहाँ x है, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, नीचे वाला आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। ठीक है, तो देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, बट्टे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। टेन इनवर्स है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट, नीचे वाला आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, ऐसे सूत्र याद हो जाएगा। सेम टू सेम इसका भी है। ठीक है, ट्रिक से याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। फिर देखिए, और ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा इस पर आधारित प्रश्न। जैसे कि साइन इनवर्स, 3 सूत्र एक टाइप के एक जगह लिख दिए, 3 सूत्र एक टाइप के एक जगह लिख दिए। इन सूत्रों में नेगेटिव सामने आता है। जैसे साइन इनवर्स -x क्या होगा, माइनस के साइन इनवर्स x होगा। टेन इनवर्स -x क्या होगा, माइनस के टेन इनवर्स x होगा। कॉसेक इनवर्स -x क्या होगा, माइनस के कॉसेक इनवर्स x होगा। ये एक टाइप के हैं थी। अब इसमें पाई वाला आगे जो लगता है उसको मैंने एक जगह लिख दिया। कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। और कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। कॉसेक यहाँ पर क्या है, कॉसेक नहीं होगा ना, यहाँ पर सेक होगा, कॉस नहीं, यहाँ पर सेक है। ठीक है, सही कर लेना। नेक्स्ट, अगला जो सूत्र है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का मान क्या होता है, π/2। टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का मान क्या होता है, π/2। और सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा का मान क्या होता है, π/2। 3 सूत्र एक टाइप के एक जगह लिख दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। प्लस का याद हो गया, माइनस वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, चिन्ह बदल दो।
3 का भी आ जाता है। ये वाला सूत्र तो बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है बार बार। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का सूत्र क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी याद कर लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। स्पेशली बिहार बार जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। उसके बाद देखो, 2 टेन इनवर्स एक्स को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे 2 टेन इनवर्स 10 के पदों में ये होता है टेन इनवर्स 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस के पदों में ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन के पदों में ये होता है 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक ही सूत्र है, 10 के पदों में, कॉस के पदों में, साइन के पदों में। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सूत्र लिखने से याद होंगे, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ आपको। फिर आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है सीधे सीधे 5 नंबर में। 2 लाइन का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है। 3 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सिद्ध करने के लिए आता है, करा रखा है मैंने। 3 कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। बच्चों आपको लगता होगा कि सर वीडियो 1 घंटे में बता दे रहे हैं, ये पीपीटी बनाने में, स्पेशली मैथ के जो ये सब लिखने में ना बहुत टाइम लगता है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, एक चीज़ लिख के देखो, एक लाइन लिख के देखो पीपीटी में, कितना समय लगता है आपको पता लगेगा। तो प्लीज़ मेरी मेहनत की थोड़ी कदर करो, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत से ये वीडियो बनाया है, ये फॉर्मूला लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इतने दिन लग गए, और तब आप लोगों के लिए वीडियो बनाए। तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। 3 टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की पावर 3 बट्टे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप बिहार बोर्ड में नहीं हो, बाकी अगर आपके नई एनसीईआरटी बुक चल रही है, तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा। टेन इनवर्स वाला नहीं आएगा सूत्र, ये वाला आएगा अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स गुणा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस की जगह आपको क्या कर देना? माइनस कर देना है। तो एक के साथ एक सूत्र फ्री, याद हो गया। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। याद कैसे होगा? लिख लिख के याद होगा, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, लिख लिख के याद होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स गुणा वाई ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, फिर गुणा में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस वाला याद करोगे, माइनस वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ पर बस क्या लग गया? प्लस लग गया। दैट्स इट। फिर आ जाते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है जी, ये सूत्र मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, चैप्टर नंबर 3 में और 4 में ना के बराबर सूत्र हैं। ज़्यादातर सूत्र जो भी हैं वो आप तभी सीख पाओगे जब उन पर आधारित प्रश्न आप लगाओगे। सिर्फ सूत्र आप रटने से कुछ सीखोगे नहीं। जैसे कि मैं बता दूं, अवयव का जोड़ना है, अवयव का घटाना है, ये कोई सूत्र थोड़ी ना है। ये तो प्रश्न जब आप हल करोगे तब आप सीख पाओगे। अवयव का गुणा करना है, इसमें कोई सूत्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं उपसारणिक निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, सहखंडज निकालना है, तो इनमें कोई सूत्र आपको सीखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। प्रश्न करोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा, सूत्र रटने से प्रश्न नहीं बनेंगे, है ना। तो तीसरा और चौथा चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, और इसमें से आप बहुत नंबर कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अवयव। अवयव क्या होती है? वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं को जब एक आयताकार बॉक्स के अंदर रख देते हैं तो उसे हम अवयव कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो भी होते हैं उसे हम एलिमेंट्स अवयव कहते हैं। ये सब परिभाषा तो एग्जाम में आएगा है नहीं ना, हमें तो मतलब है शूद्र से, ये फालतू है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवयव में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सूत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसको भी भूल जाइए। ठीक है, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। हाँ, ऑर्डर की बात करते हैं। कोई भी अवयव आपको दे रखा है, जैसे ये एक अवयव है, यहाँ लिख देता हूँ, एक अवयव है, ठीक है, जिसके अंदर AIJ करके आएगा। तो कोटि में यहाँ कुछ लिखा होता है M क्रॉस N। तो कोटि क्या होती है? कोटि में हमेशा पहले रो आएगा, फिर गुणे में कॉलम आएगा। कोटि याद करने का सूत्र क्या है? R × C। पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा।
रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ, ठीक है। अंग्रेजी में बोलने से ज़्यादा दिमाग में फिट होता है तो वही बोल रहा हूँ। ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगी, रो इंटू कॉलम, पहले रो फिर कॉलम आएगा। जैसे अगर ये मैट्रिक्स देखें, इसमें कितने रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, कितने कॉलम हैं, 1 2 3, तो 2 × 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स के प्रकार, ये कोई सूत्र नहीं है, एकल अवयव, ठीक है, पंक्ति अवयव, ये कोई सूत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये सब आपको पहले से ही पता होगा। वर्ग अवयव क्या होता है, जिसका रो और कॉलम बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव क्या होता है, जिसके अंदर विकर्ण के छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हो, उस वो सारे हमारे विकर्ण अवयव होते हैं, ठीक है। सम विकर्ण क्या होता है, स्केलर, जिसमें विकर्ण के जो मेंबर्स होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, बाकी सारे मेंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये सब आपको पहले से ही पता है। एकक, इकाई अवयव, तत्समक अवयव, डायगोनल में 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, ठीक है, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है। समान अवयव क्या होता है, समान अवयव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 अवयव समान तभी बोले जाएंगे जब उनका ऑर्डर समान हो और उनका संगत पद भी समान हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो अवयव होगा यहाँ पर भी वही अवयव होना चाहिए, इनका जो ऑर्डर है वो समान होना चाहिए, ठीक है। अवयव का जोड़, 2 अवयव जुड़ेंगे और 2 अवयव घटेंगे तभी जब उनकी कोटि समान हो। 2 अवयव तभी जुड़ सकते हैं, तभी घट सकते हैं जब उनका कोटि समान हो। अगर कोटि समान नहीं है तो ना उनको आप जोड़ सकते हो ना ही घटा सकते हो, बेसिक सा रूल है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ गुण हैं अवयव के योग के गुण, जैसे a + b, b + a करो बराबर होता है, मतलब फर्क नहीं पड़ता, क्रम विनिमय होता है। a + b को पहले कर लो, फिर उसमें c जोड़ लो, या b + c को एक साथ जोड़ लो, उसके बाद a जोड़ लो, फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड होता है, ठीक है। कोई भी आपके पास अवयव दे रखा है तो उसका जो 0 अवयव होता है उसका तत्समक अवयव होता है, ठीक है। ये चीज़ है, ऐसे ही अंतर में बात करेंगे, कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। अवयव के अगर मैं गुणा की बात करूं, 2 अवयव की गुणा कब होगी, जैसे सपोज करो a एक अवयव है, b एक अवयव है, और मुझे यहाँ पर लिखना है a b अवयव बनाना है, ठीक है। a b अवयव, a b की गुणा करनी है, a हमारे पास एक अवयव है, b हमारे पास एक अवयव है। मान लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3, और इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो a गुणा b तभी संभव होगा जब इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान हो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 से 3 कटा, जब इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान होगा तभी गुणा संभव है, अन्यथा नहीं। तो जो ए बी मैट्रिक्स आप गुणा करके बनाओगे उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से क्या बचा, 2, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 होगा, ठीक है। अगर इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर ए बी की गुणा करो और बी ए करो तो वो कभी भी बराबर नहीं होते, ए बी ए के बराबर कभी नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। हालांकि अगर ए बी के गुणा 3 से कर दिया तो बराबर होता है, बी + c किया, उसमें ए जोड़ा, ए से गुणा किया तो क्या होगा, a × b + a × c के बराबर होता है। ये आपका है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सी ए प्लस क्या हो जाएगा, सी बी, बात एक ही है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए से गुणा किया जाए, किसी मैट्रिक्स से गुणा किया जाए तो वही मैट्रिक्स ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, परिवर्त, परिवर्त में क्या होता है, ट्रांसपोज जिसे हम कहते हैं, a', अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो परिवर्त अवयव में क्या कहते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। जैसे मेरे पास एक अवयव a है तो इसका परिवर्त अवयव क्या होगा, जो ये पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। रो को कॉलम में चेंज कर देना क्या कहलाता है, परिवर्त अवयव कहलाता है, ठीक है। सममित अवयव क्या होता है, जब a' a के बराबर आ जाए, कोई भी अवयव आपको दे रखा है उसका आपने ट्रांसपोज किया फिर से a आ गया तो वो हमारा होगा सममित अवयव। उसके बाद विषम सममित अवयव क्या होता है, इधर लिखा विषम, देखो विषम सममित अवयव क्या होता है, अगर आपने a' किया और वो -a के बराबर आ गया तो उसे हम कहते हैं विषम सममित अवयव, ठीक है। एग्जाम में ये पार्ट आता है, अगर आपके पास कोई भी एक वर्ग अवयव दे रखा है, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और फिर में उस पर आपने जोड़ दिया a + a', तो ये वाला हिस्सा आपका सममित होता है, ये वाला हिस्सा सममित होता है। क्यों, a + a' के जोड़ के जो भी अवयव आपको मिलेगा उसका फिर से परिवर्तन निकालोगे तो फिर से वही अवयव आएगा, ठीक है। उसके बाद a - a' वाला जो पार्ट होता है ये होता है विषम अवयव, विषम सममित। एग्जाम में आता है 1 नंबर में, ध्यान रखिएगा।
जो माइनस वाला पार्ट होता है वो विषम सम्मित होता है। ए माइनस ए डैश करोगे, जो भी अवयव आएगा उसका आप अगर डैश निकालोगे फिर माइनस ए के बराबर आएगा, तो वो वाला पार्ट आपका विषम सम्मित होता है। एक प्रश्न एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, 8 नंबर में, हर बोर्ड में आता है, ठीक है, यूपी बोर्ड में 8 में आता है, बाकी बोर्ड में 5 में आता है। क्या किसी भी वर्ग अवयव को सम्मित अवयव प्लस विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में लिख के दिखाना होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला कोई भी एक अवयव है, ठीक है, उसे सम्मित अवयव प्लस विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में लिख के दिखाओ। यहाँ एक्स मत लिखना, यहाँ ए लिखना, यहाँ ए लिखना। एग्जाम में आता है 8 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक अवयव ए है, तो इसका अगर व्युत्क्रम ए इनवर्स है, तो अगर ए को मैं ए इनवर्स से, ए का अगर व्युत्क्रम ए इनवर्स है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं ए को ए इनवर्स से गुणा कर दूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चाहे ए इनवर्स की गुणा आगे से करूं या पीछे से करूं, आना आई है, ठीक है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, ए बी का इनवर्स जो होता है वो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इस पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है, 2 साल से इसका प्रूफ एग्जाम में आ रहा है 5 नंबर में, और इसका प्रश्न भी आता है। किसी सेट में प्रूफ आता है तो किसी सेट में प्रश्न आता है, लेकिन आता जरूर है। ए बी इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। कुछ गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, आपको पता है ए डैश का डैश ए होता है। किसी भी मैट्रिक्स को आपने के से गुणा किया और उसके बाद उसका डैश ले लिया, डैश बोले तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त अवयव, तो के गुणा ए डैश होता है। ए बी का डैश क्या होता है? बी डैश गुणा ए डैश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी को आपने जोड़ा और उसका डैश निकाला तो किसके बराबर होगा? ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा, ठीक है। और ए बी सी के आपने गुणा की और उसका डैश निकाला तो क्या होगा? आखिरी वाला पहले आएगा, सी सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक है। मतलब बीच वाला बीच में ही रहता है, आखिरी वाला पहले आ जाता है, पहले वाला बाद में आ जाता है, सब पे डैश लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके इन्वर्स की लेके ले ले तो देखिए ए इन्वर्स का इन्वर्स ए होता है। आपने कोई मैट्रिक्स ली और के से गुणा किया और उसका इन्वर्स निकाला तो क्या होगा? ए इन्वर्स बट्टे में किया होगा, ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। आपने कोई एक मैट्रिक्स ली, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, डैश है ये, और उसका फिर इन्वर्स निकालो तो क्या होगा? ये ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये भी गुणधर्म है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में भी वही बात है कि ज़्यादा सूत्र नहीं है, गिने चुने सूत्र हैं, और सारा मेन मामला है जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे हाथ से तो सीखोगे नहीं, कोई सूत्र रटने वाला इसमें है नहीं, ठीक है। सारणिक की अगर बात करें तो सारणिक का प्रसार, ये वो दुनियादारी, ये सारा कुछ स्किप करो, सीधे मेन मुद्दे पे आ जाओ, सूत्र पे। त्रिभुज के क्षेत्रफल सारणिक में आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, आपके पास कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक है आपके x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये आपका है x3 y3। तो सूत्र क्या होता है? 1/2 सारणिक के अंदर x1 y1 1, x2 y2, यहाँ y2 होगा, y2 1, x3 y3 1। इसको प्रसार कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर आता है, ठीक है। अगर मुझे सारणिक के प्रयोग से रेखा का समीकरण निकालना है तो ये सूत्र होता है, यहाँ x और y आ जाते हैं, 2 बिंदु आपको दिए जाते हैं, वो यहाँ रखते हैं, इसको खोल देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। सारणिक देखो वही बात करेंगे, माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, इस पे मैं सूत्र आपको नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। कई टीचर लिखवाते हैं, भाई लिखवाने से सूत्र याद नहीं होंगे, बहुत सारा हो जाएगा। इसके लिए बेस्ट है क्वेश्चन बनाइए, उपसारणिक सहखंडज क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो इसको स्किप करो, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। सहखंडज एडजॉइंट, हाँ, ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। सारणिक कैसे निकाला जाता है? प्रसार करके निकाल सकते हो आप, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया, निकल गया, है ना। अवयव विधि से हल करना, एक्स वाई जेड में 3 समीकरण दिए जाते हैं, आपको पता है। ए गुणा एक्स करोगे और बी के बराबर रखते हो, ए एक्स को बी के बराबर रखते हो तो 3 समीकरण बनते हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देते हो तो एक्स बराबर क्या आ जाता है? ए इनवर्स बी आ जाता है। फिर हम इसको हल करते हैं, आंसर आ जाता है। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए
बट्टे सारणिक ए, ठीक है। और सारणिक ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बस। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखो, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है और उसका आपने सारणिक निकाला है। सो गाइस ना, लाइट चली गई थी, एक बार चेक करते हैं क्या हम, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन तो दिखा नहीं रहा है। लाइट चली गई थी, इन्वर्टर से शुरू किया दोबारा मैंने, देखता हूँ कि मैं लाइव हूँ कि नहीं हूँ। क्या मैं गाइस लाइव आया हूँ दोबारा, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या मैं लाइव आ गया हूँ दोबारा, इसमें भी नहीं दिखा रहा यार। हाँ, इसमें लाइव आ चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा, जब सारणिक ए का मान 0 ना है, तभी निकल सकता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ रही है, इस पर एग्जाम में प्रश्न आता है। जैसे ए गुणा एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए गुणा ए, और ये बराबर होता है सारणिक ए गुणा आई के। इस पर एग्जाम में प्रश्न आता है बड़े नंबर में, ठीक है। एडजॉइंट ए बी क्या होता है, एडजॉइंट बी गुणा एडजॉइंट ए होता है। ए गुणा एडजॉइंट ए क्या होता है, सारणिक ए की पावर एन होता है। इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है, एडजॉइंट ए का सारणिक क्या होता है, सारणिक ए की पावर n-1। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। फिर आ जाओ, अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह ये मैंने बता दिया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में आपका सतत चेक करने के लिए आता है, कोई फंक्शन सतत कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों समान होगी, तब जाके वो फलन सतत होगा। यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का सूत्र क्या है, अगर मुझे x बराबर a पर चेक करना है तो सूत्र क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, ठीक है, a नेगेटिव फंक्शन x, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर a नेगेटिव का मतलब a से कम के लिए लिमिट x, यहाँ x अगर नहीं लिखना है h वाला भी लगा सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a माइनस h। ये दो सूत्र होते हैं। LHL हो गया, RHL पे आ जाओ। RHL का सूत्र क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव फंक्शन x, या तो ये लगाना है या दूसरा। a पॉजिटिव का मतलब a से अधिक के लिए, x की जगह पर a ही रखना है, फंक्शन मुझे a से बड़ा लेना है। h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस h, ठीक है। सूत्र आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब प्रश्न करोगे। और फंक्शन a कैसे निकाला जाता है, फंक्शन ए निकाला जाता है, लिमिट x टेंस टू ए, डायरेक्ट ए रखना है, फंक्शन x, ये होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों समान होगी, तब जाके वो फलन उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर सतत होगा, ठीक है। अवकलज पे आ जाओ, ठीक है, अवकलनीयता की भी हम बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी कांस्टेंट का अगर अवकलज करें तो 0 होता है। x की पावर n का अवकलज क्या होता है, n सामने आता है, x की पावर n-1 हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, इसका उदाहरण ले लिया मैंने, x की पावर 3 है, 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, सिर्फ x का अवकलज क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, a की पावर x का अवकलज क्या होता है, a की पावर x log a, और गुणे में लिख दो d/dx, जो भी a के पावर में रहता है उसका क्या कर देना होता है, अवकलज। log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, और log a x होगा, a की पावर में x होगा तो क्या होगा, 1/x log a की पावर e। और ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म है, dy/dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dt बट्टे में dx/dt, t अगर हमारा पैरामीटर होता है। उसके बाद त्रिकोणमिति में आ जाओ, sin x का अवकलज cos x होता है, cos x का अवकलज माइनस के sin x होता है, tan x का अवकलज sec स्क्वायर x होता है, cot x का अवकलज माइनस के cos स्क्वायर x होता है, शेक एक्स का प्लस शेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कौशिक एक्स का प्लस कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इसमें ट्रिक क्या है, जो भी फॉर्मूला में सी होगा ना, देखिए इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, उसके सामने नेगेटिव ज़रूर लगा होगा। ये दिमाग को आप एक संकेत दे सकते हैं कि सी वाले में नेगेटिव ज़रूर रहता है अवकलज में, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, बस यहाँ पर नेगेटिव लग जाता है। टेन इनवर्स में आ जाओ, इसका अवकलज होता है 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में क्या होता है, बस इसमें नेगेटिव लग जाता है। साइन के साथ कॉस वाला फ्री, टेन के साथ कॉट वाला फ्री। सेक इनवर्स का क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक का वही होता है, बस इसमें क्या लग जाता है, नेगेटिव लग जाता है। तो इसके साथ ये वाला फ्री। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, शेयर कर दें। ये कुछ और फॉर्मूले हैं, इसको आप स्किप कीजिए क्योंकि ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप IIT JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको याद करना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके स्किप करो, इस पर आधे प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मुझे चेक करना है, सतत की बात तो मैं कर चुका हूँ, अब मुझे चेक करना है अवकलनीयता के बारे में। ठीक है, अवकलनीय एफ डैश एक्स क्या होता है, dy बटा dx। ये क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन x बट्टे h। ये क्या है, प्रथम सिद्धांत से अवकलज करना, कक्षा 11 में सीखा होगा आपने। ये वो वाला सूत्र है। ठीक है, ये वो वाला सूत्र है। उसके बाद आप आ जाओ, अगर दो फलन के गुणा हैं, f(x) और g(x) आपके दो फलन है और इसका सूत्र आपको बनाना है, तो क्या होगा, दो फलन की गुणा वाला सूत्र फर्स्ट इंटू सेकेंड है। तो क्या होता है इसका अवकलज, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, अंश बट्टे हर करके है तो इसका सूत्र क्या होगा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ये अंश बट्टे हर का सूत्र होता है। ठीक है जी, अब इसमें एक चीज मेरे से स्किप हो रही है, मैं लिख देता हूँ। अवकलनीयता वाला x बराबर a पर अगर आपको अवकलनीयता चेक करनी है कि अवकलनीय है या नहीं है, वो देख लो उसका सूत्र क्या होगा। तो इसमें निकाला ये अवकलनीय तभी होगा जब LHD इसके बराबर हो RHD के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है तब जाके वो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होता है। तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, जैसे LHD का सूत्र, RHD का सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, a पे चेक करना है, फंक्शन a प्लस h फंक्शन a बट्टे में h। ये RHD का सूत्र होता है। LHD का क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a माइनस h माइनस फंक्शन है बट्टे में माइनस h। ये ध्यान दीजिएगा, ये LHD का सूत्र होता है और ये RHD का सूत्र होता है। अगर RHD और LHD बराबर आते हैं तभी जाके वो फलन उस बिंदु पर क्या हो जाता है, अवकलनीय होता है, अन्यथा नहीं होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 6, अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें कुछ सूत्र मैंने ऐसे भी रखे हैं जो नई NCERT बुक में नहीं है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, वो मैंने रखा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक आपका आ जाता है, राशियों की परिवर्तन की दर। ठीक है, राशियों की परिवर्तन की दर अगर आपको निकालना है, जैसे अगर मैंने यहाँ dy बट्टे dx लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि x के सापेक्ष इस y राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है, x के सापेक्ष इस y राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये है राशियों की परिवर्तन की दर का मतलब। ये कैसे सीखोगे, ये सीखोगे क्वेश्चन से। 6.1 से प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, प्रश्न करेंगे तो ही सीखेंगे। अब आता है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये चीज़ आप भूल जाइए, ये चीज़ आप तभी सीख पाओगे जब आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे। इंक्रीजिंग देखो, वर्धमान फलन कब होगा, जब f' का मान दिए गए अंतराल पर पॉजिटिव हो। ठीक है, ये वृद्धिमान फलन है जब f' का मान 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान होगा, जब f' का मान 0 से छोटा होगा तो ह्रासमान होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। परिवर्तन ये सब नहीं चाहिए होगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट
देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन दिया जाएगा, एक फलन दिया जाएगा, आपको उसका एक बार क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन कर दोगे फिर आपको क्या चाहिए होगा, निरपेक्ष बिंदु चाहिए होंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार जो आप क्लच किया है उसको आप 0 के बराबर रखोगे तो आपको निरपेक्ष बिंदु मिलेंगे। और फिर उन बिंदुओं को, उन बिंदुओं पे हमें चेक करना होता है, फिर दोबारा से आप क्लच करना होता है, उस बिंदु के मान हमें रखने होते हैं डबल डेरिवेटिव में। अगर डबल डेरिवेटिव में रखने पर नेगेटिव आ जाता है तो फलन उच्चतम होता है, अगर पॉजिटिव आता है तो निम्नतम होता है। तो ये सब आप कहाँ से सीखेंगे, प्रश्न लगाने पे सीखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कोई सूत्र नहीं है, ये तरीका है, इसमें कोई सूत्र रटने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, ये एक तरीका है। तरीके रटे नहीं जाते, तरीका सीखा जाता है। और सीखोगे कब, जब प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करोगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर से बड़े बड़े क्वेश्चन, एक दो नहीं बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे सीधे बड़े नंबर, 5 नंबर 8 नंबर में। ठीक है, देखिए उसके बाद ये जो है रेखा का समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा आपके पास इस टाइप की भी हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है। अगर y बराबर mx प्लस सी के रूप में है तो m आपकी क्या होती है, प्रवणता होती है। m क्या होती है, प्रवणता होती है। ठीक, रेखा आपकी x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 1 भी हो सकता है, तो ये सब छोड़ दो। ये है आपका रेखा का समीकरण, y माइनस वाई वन बराबर m माइनस एक्स, m गुणा x माइनस एक्स वन। अगर आपको बिंदु दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं बिंदु क्या है, x1 y1 है, और आपको प्रवणता दे रखी है, तो इस सूत्र में रख देना है, आपको आपका रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अगर आपके पास दो बिंदु दे रखा है, जैसे एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, x2 y2 है, तो ये वाला सूत्र लगाना है आपको रेखा का समीकरण के लिए। ये क्या है, ये वाला क्या है, ये आपकी प्रवणता है, m निकालने का सूत्र है, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, m निकालने का सूत्र है ये। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पे आधारित प्रश्न पिछले साल 5 नंबर में आया था, बच्चे छोड़ के आए थे। बहुत आसान है, कक्षा 11 में ही आपने पढ़ लिया, इसीलिए नए एनसीईआरटी बुक में नहीं है, हटा दिया गया, लेकिन एग्जाम में प्रश्न दे दिया जा रहा है 5 नंबर में। अच्छे से कर लेना, ये दो सूत्र लिखो, कुछ लिखो ना लिखो, ये वाला और ये वाला जरूर लिख लेना। उसके बाद एक चीज और लिख लो, अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता एग्जाम में आ जाता है। अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M से अगर दिखाएं तो ये क्या होता है, माइनस के 1/m। यहाँ से जो भी आपका प्रवणता आएगा सिंपल वाला, उसको अगर माइनस के 1/, में रख देते हैं तो हो जाता है अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, अगर आपके पास कोई वक्र दे रखा है, उसका एक बार अवकलज करोगे तो वहाँ से आपको dy/dx मिलेगा, वो आपकी प्रवणता होती है। ठीक है, m अगर आपको कोई रेखा दे रखी है तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टे वाई का गुणांक। ठीक है, ये माइनस एक्स का गुणज बट्टे वाई का गुणज, ये भी प्रवणता का सूत्र है, कक्षा 11 में बड़ा होगा। और अगर आपके पास कोई कोण दे रखा है तो m बराबर tan थीटा होता है, ये भी प्रवणता का सूत्र है। डिपेंड करता है कि किस रूप में दे रखा है, रेखा के रूप में दे रखा है तो ये, वक्र के रूप में दे रखा है तो ये, अगर कोई कोण दे रखा है तो ये सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1 के बट्टे में स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ऐसे हैं जो नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा का समीकरण जस्ट अभी मैंने लिखाया था, और ये अभिलंब का समीकरण है। अभिलंब को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, y माइनस के y1, कैपिटल M लिख दो यहाँ पर, x माइनस x1, ये आ गया आपका अभिलंब की रेखा का समीकरण, और ये हो गया रेखा का समीकरण। ठीक है, इसके जगह पर आप क्या रखो, इसके जगह पे आप कैपिटल M लिखो और इसके जगह पे आप स्मॉल m लिखो। ठीक है, अगर दो रेखा एक दूसरे का समांतर होती है तो जो दोनों रेखाओं की ढाल होती हैं वो बराबर होती है। अगर दो रेखा आपको दे रखी है और एक दूसरे पर अगर ये लंब है तो m1 को m2 से गुणा करने पे क्या आता है, -1 आता है। ये भी लिख लीजिए, एग्जाम में आ जाता है, स्पेशली अगर आप बिहार बोर्ड में, तो ये दो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले किताब में। ठीक है, सेकंड बुक पे आ जाओ, समाकलन। समाकलन कई बच्चों को डर लगता है, समाकलन सबसे आसान है। कब, समाकलन में अगर आपको तरीके पता हैं सारे,
और आपको सारे सूत्र याद हैं और आपने रिवीजन प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, तो समाकलन बनेगा। आप सोचेंगे समाकलन में एक बार पढ़ूंगा और मुझे एक ही बार में आ जाएगा, तो भाई नहीं हो सकता। जब हम भी कक्षा 11-12 में थे, तो जब हम समाकलन पढ़ रहे तो हमें भी डर लग रहा था, हमें भी ऐसा फील होता कि ही कब हम समाकलन कभी सीख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है। लेकिन सीखा कब? जब हमने एक बार पढ़ा, उसके बाद दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, चौबारा पढ़ा, बार बार रिवीजन की। जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपका दिमाग आगे एक ही प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो जाते हैं। दिमाग बोलेगा कि भाई इसको ऐसे करने से ऐसा हो सकता है। तो ये इसमें अगर आपको महारत चाहिए तो सूत्र याद कीजिए, तरीके अच्छे जानिए और रिवीजन और प्रैक्टिस बार बार कीजिए। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास उनको कर लो, दैट्स इट। और इधर उधर के क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए समाकलन पे आ जाते हैं। ये जो चिन्ह है ये क्या है? समाकलन का है। अगर मैं यहाँ पर dx लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है x के सापेक्ष समाकलन करना है। x को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जैसे x की पावर n का समाकलन क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अगर लिमिट नहीं है तो वो है अनिश्चित, और अनिश्चित समाकलन में c जोड़ना है। c आपका समाकलन नियतांक होता है। ठीक है जी। dx का समाकलन x होता है, अब मैं c नहीं बोलूंगा। कौशिक का समाकलन साइन x होता है, साइन x का समाकलन माइनस के कौशिक होता है। समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं, ठीक है ना। शेक स्क्वायर x का समाकलन टेन एक्स होता है, कौशिक स्क्वायर x का समाकलन माइनस के कॉट x होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। फिर हम आ जाते हैं टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? लॉग शेक x। अगर इसको हम नेगेटिव में लिखना चाहें, माइनस लॉग कॉश x भी लिख सकता हूं मैं, नेगेटिव में अगर लिखना चाहूँ तो। ठीक है, कॉट x का समाकलन होता है लॉग साइन x, शेक x का होता है लॉग शेक x प्लस टेन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर है ना कौशिक x, इसको ढंग से लिख लो। यहाँ पर क्या है दोस्त? यहाँ पर है कौशिक x। कौशिक x का समाकलन क्या होता है? लॉग कौशिक x माइनस का कॉट x। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। शेक x टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? शेक x। कौशिक x कॉट x का समाकलन क्या होता है? माइनस के कौशिक x। फिर इधर आ जाओ, dx बट्टे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स x। ठीक है, यही चीज़ है। अगर साइन की जगह मैं कॉस में लिखना चाहता हूँ तो माइनस में आ जाता है। देखो समाकलन वही है, सेम टू सेम है। अगर साइन की जगह मैं कॉस में लिखना है तो ये लिखूंगा dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है? टेन इनवर्स x। सेम चीज अगर मैं कॉट में लिखूंगा तो क्या होगा? देखिए माइनस का आ जाएगा ये कॉट इनवर्स x। dx बट्टे x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका सूत्र क्या होता है? शेक इनवर्स x प्लस c। ठीक है, सेम चीज अगर मैं कॉसेक में लिखूंगा तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, एक बट्टे x का समाकलन log x होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a की पावर x का समाकलन a की पावर x बट्टे में log a होता है। ठीक है, साइड हट जाता हूं ताकि स्क्रीनशॉट ले पाए आप। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विशिष्ट फलन है। देखो ये सूत्र हैं, इनको बच्चे, इन सूत्रों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जब पढ़ता था मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। फिर कंफ्यूजन को दूर कैसे किया? जब जब बारी बारी प्रैक्टिस की, क्वेश्चन लगाए, और जो जिन जिन सूत्रों में कंफ्यूजन हो प्यारे बच्चों, उनको आप बड़े से चार्ट में लिख के दीवार पे सामने चिपका दो। सुबह उठते बैठते नजर पड़ेगी, दिमाग पे फिट हो जाएगा। देखिए मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ये सूत्र है dx बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 है लॉग x माइनस ए बट्टे में x प्लस ए। ठीक है, तो इसमें x पहले है तो x माइनस ए पहले लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें सेम चीज है, इसमें a पहले आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब कांस्टेंट पहले आएगा तो a प्लस एक्स ऊपर आएगा, 1/2 है लॉग a प्लस एक्स बट्टे में a माइनस एक्स। यहाँ a पहले है ना, तो a पहले वाला ऊपर आएगा, a प्लस एग आएगा। यहाँ x था तो x माइनस वाला पहले आएगा। थोड़ा दिमाग में ये हिंट दीजिए आप। ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका बहुत प्रयोग होता है। dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है 1/a टेन इनवर्स x अपॉन ए। फिर वही चीज़ है, प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, सेम सूत्र देखो, यहाँ प्लस था, यहाँ पर सॉरी यहाँ अंडर रूट लगा दिया ना, यहाँ अंडर रूट लगा दिया। देखो देखिए इसको पहले ले आए, इसको बाद में ले गए।
तो यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर पहले आ गया, एक्स स्क्वायर बाद में आ गया, यही सूत्र है। ए पहले आ गया, एक्स स्क्वायर बाद में आ गया। तो जब डी एक्स बटे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। ठीक है, और जब यहाँ प्लस लग जाए, देखिए यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो सेम सूत्र लगेगा। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए सेम सूत्र है। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है। तो ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र सेम टू सेम है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसमें बच्चे बहुत बहुत कंफ्यूज रहते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आंशिक भिन्न। बहुत इंपॉर्टेंट, 7.5 से बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अंश बट्टे हर वाला करके होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज, अंश बट्टे हर में उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न कब होगा? जब नीचे वाले की घात ज्यादा हो, ऊपर वाले की घात कम हो। फिलहाल हम मान लेते हैं कि सारा उचित भिन्न है, तो हमें देखना होता है नीचे नीचे। अगर नीचे दो रैखिक हैं, दो रैखिक बहुपद गुणनखंड के रूप में, तो एक के बट्टे में एक ले लेंगे, बी के बट्टे में दूसरा ले लेंगे। हल करना कैसे होता है वो तो मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है। एक ही है, इसकी पावर में 2 है, तो पहले आएगा सिंगल पावर, फिर आएगा डबल पावर। अगर मान लेते हैं यहाँ 2 की जगह 3 होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ प्लस सी लिखता, सी के बट्टे में आ जाता एक्स माइनस ए की पावर 3। जितनी पावर बढ़ेगी उतना पावर बढ़ता रहेगा, 1 2 3 4 बढ़ता रहेगा। 3 है अलग अलग, तो 3 जुड़ जाएंगे, एक ए के बट्टे में एक, बी के बट्टे में एक, सी के बट्टे में एक। 4 होंगे तो डी के बट्टे में एक। ठीक है, देखिए एक ऐसा है और एक सिम की पावर 2 बंद हो जा रहा है। मैंने सारे लाइट्स ऑफ कर दिए, थोड़ी देर में ये भी बंद हो सकता है, मैं फटाफट बोल देता हूँ। देखिए, इसकी पावर 2 है, तो एक सिंगल पावर आ गई, एक डबल पावर आ गई। ये वाला सिंपल है, वैसे का वैसे आ गया। इसमें एक रैखिक है और इसमें द्विघात है, तो रैखिक वाला वैसे के वैसे आ जाएगा। और बी एक्स प्लस सी लग के वो द्विघात जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता वो वाला आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट, अगर आपके पास 2 फलन हो, ठीक है, अगर आपके पास 2 फलन हो और उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट वाला वैसे का वैसे बाहर, गुणा दूसरे वाले का समाकलन, माइनस समाकलन लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दोगे, पहले वाले का अवकलज, ब्रैकेट के अंदर दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज dx। और इसमें लगाते हैं आइलेट वाला नियम। ठीक है, आइलेट वाला नियम लगाते हैं। आई मतलब जो इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स होगा, उसको पहली वरीयता मिलेगी। उसके बाद लॉग वाले को मिलेगी, उसके बाद एल्जेब्रिक, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, सिंपल एक्स, है ना। फिर टिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स कॉस एक्स अगर होगा तो ऐसे, और लास्ट में ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल वाले आते हैं, जैसे 3 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस टाइप को मिलेगी। तो ये वरीयता लिस्ट है, लिख लेंगे। मक्खी इतनी आ रही ना, बैठ बैठ के इधर उधर कर दे रहे स्लाइड्स को। फिर अगला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, अगर किसी भी समाकलन में e की पावर x दिखे, ब्रैकेट फंक्शन x हो और उसका पूरा अवकलज हो, तो उसका समाकलन क्या होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स। ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप तो ये जानते ही हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। अगर कांस्टेंट और फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन का अवकलज होता है। ये सब मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, ये दोबारा आ गया है, इसको स्किप करो। ठीक है, अगले सूत्र पे आ जाते हैं। अगले सूत्र पे आ जाओ, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो क्या होगा, एक्स बट्टा 2, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अगर यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाए तो सब कुछ वही रहेगा, यहाँ नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सूत्र सेम टू सेम। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर पहले आ जाए तो क्या होगा, एक्स बट्टा 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बट्टा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये लग जाता है इसमें। ठीक है, अगर ये चीज़ ध्यान रही, ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद आप आ जाओ, अगर सिर्फ द्विघात समीकरण किसी के बट्टे में हो या सिर्फ द्विघात समीकरण ऊपर हो, तो हमें क्या करना होता है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना होता है और उसके बाद जो भी सूत्र बनता है उसको लगाओ और फिर हल करो। ठीक है, ये तो तरीके में आ जाता है, सूत्र में नहीं हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टीज में क्या ही लिखा हूँ, ये सूत्र नहीं है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। जैसे पहली प्रॉपर्टी P0 कि हम फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, एफ एक्स को फंक्शन t लिख दिया। अगर लिमिट चेंज करोगे
तो नेगेटिव सामने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लिमिट को तोड़ सकते हैं। ये P2 प्रॉपर्टी कहाँ लगती है, जब मॉड वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। ए से सी, सी पे खत्म हो, सी से स्टार्ट करेंगे, सी से बी, ठीक है। ये वाला P2 मॉड वाले में लगता है। P3 क्या होता है, ए से बी जा रहा है तो ए और बी को जोड़ा, उसमें से एक्स घटा सकते हैं। अगर 0 से ए जा रहा है तो क्या होता है, फंक्शन ए माइनस एक्स वाला नियम लगाते हैं। ये बार बार यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 2a फंक्शन एक्स हो जाने पे क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से a फंक्शन एक्स प्लस 0 से फंक्शन 2a माइनस एक्स लिख सकता हूँ। इसका कहीं पे भी कोई यूज़ नहीं है आपके किताब में, इसके स्किप कीजिए। अगले आ जाओ, 0 से 2a क्या होता है, 2 सामने आ जाएगा, यहाँ पे जो 2 है वो सामने आ जाएगा। 0 से फंक्शन एक्स होगा कब, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन एक्स होता है। अगर फंक्शन 2a माइनस एक्स करने पर माइनस का फंक्शन आए, एफ एक्स आए, तो उस इंटीग्रेशन का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए में जा रहा है, फंक्शन एक्स है, तो 2 सामने लगेगा, 0 से ए होगा कब, जब फंक्शन एक्स हमारा एक समफलन हो। समफलन हो बोले तो कॉश एक्स, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। सेम चीज, उसका आंसर 0 होगा अगर हमारे पास ये जो फलन है वो क्या हो, एक विषम फलन हो। आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा और वो क्या हो गया, माइनस का एफ एक्स हो गया, तो वो फलन हमारा विषम फलन होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये मैंने बता दिया है, ये भी बता दिया है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो सारी चीज हो गई। अब हम आ जाते हैं समाकलन के अनुप्रयोग में। समाकलन का अनुप्रयोग में समाकलन के सूत्र ही लगते हैं, ठीक है। इसमें कुछ उतना खास है नहीं, इसमें बस चीज़ ध्यान रखना है कि लिमिट, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। देखिए, अगर आप लिमिट एक्स में ले रहे हो, ठीक है, ए फॉर एरिया, अगर आप लिमिट एक्स में ले रहे हो, मान लेते हैं एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी में ले रहे हो, तो सूत्र लगेगा वाई डी एक्स का, जो भी वक्र दिया जाएगा आपको। अगर आप लिमिट वाई में ले रहे हो, वाई बराबर ए से वाई बराबर बी तक, तो सूत्र लगता है आपका एक्स डी वाई। ये सूत्र है इसमें, बाकी सारे सूत्र तो समाकलन के ही लगते हैं इसमें। और आपको बस चित्र का ध्यान देना है। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x, एक्स की पॉजिटिव दिशा में, ये एक्स है ना अपना, यहाँ पॉजिटिव का एक्स है तो एक्स की दिशा में जाएगा, खुलेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स की दिशा में खुलेगा। चित्र का अच्छा अनुमान होना चाहिए। 4ay है तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, माइनस का 4ay है तो नेगेटिव की डायरेक्शन में खुलेगा, ठीक है। फिर आप आ जाइए, ये आपका क्या है, दीर्घवृत्त है। इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है अपना a,0, ये वाला पॉइंट होता है अपना 0,b, ये वाला पॉइंट होता है आपका -a,0 और ये वाला पॉइंट होता है आपका 0, माइनस का b। अगर ये वाला पार्ट आपने निकाल दिया है ना, ये वाला पार्ट निकाल दिया और 4 से गुणा कर दोगे तो संपूर्ण का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ये तो प्रश्न हो गया, सब मैंने करा रखा है। दीर्घवृत्त हो गया। अब आ जाओ वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण, अगर हमारे पास ये हमारा केंद्र है, केंद्र हम मान लेते हैं कि ये h, k है और ये हमारी त्रिज्या है r, जो कि मान लेते हैं कि त्रिज्या हमारी r है। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त का समीकरण। कक्षा 11 में पढ़ा होगा, इसकी भी जरूरत पड़ती है चैप्टर नंबर 8 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम्स। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 9 में कोई उतना खास सूत्र है नहीं, सूत्र होगा, तरीके हैं इसमें। एक तो है कोटि और एक है घात। कोटि क्या होती है कि अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, वो कोटि हो गई। और घात कैसे चेक करते हैं, अगर अवकल समीकरण बहुपद के रूप में परिभाषित है, बहुपद, कोई बहुपद चेक करते थे ना कक्षा 9 में 10 में, बहुपद में जो जो प्रॉपर्टी होल्ड होती है वही चीज़ अवकल समीकरण में होल्ड होनी चाहिए। किसी के एंगल में dy/dx ना हो, किसी के घात में कोई रेडिकल्स ना हो, जैसे कि -1/2, 1/3, ये सब ना हो, ठीक है, तो घात परिभाषित होती है। तो जहाँ से आप कोटि चेक करते हो उसी की पावर में जो होता है उसे हम घात कहते हैं। और ये चीज़ आप सीखोगे कहाँ से, प्रश्न जब हम बनाओगे, सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। कोटि घात हो गया। उसके बाद पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि क्या होता है कि x वाले को एक तरफ ले जाओ, y वाले को एक तरफ ले जाओ, दोनों तरफ समाकलन करो, आंसर आ जाएगा। यह है पृथक्करण विधि, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं समघातीय अवकल समीकरण।
समघातीय अवकल समीकरण कैसे चेक करते हैं? एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स रखेंगे, वाई की जगह पे लैम्डा वाई रखेंगे। देखो कोई भी अवकल समीकरण दिया जाएगा, एक्स की जितनी घात होगी सभी में, वाई की जितनी घात होगी सभी में, तो हमें पता लगता है कि भैया सबकी घात सेम टू सेम है, यानी कि ये समघाती है। अगर आप अवकल समीकरण को डी वाई बट्टे डी एक्स के रूप में लिखते हो, ठीक है, तो वाई की जगह आपको क्या रखना होता है? वी एक्स रखना होता है, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड मानते हो, ठीक है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होता है? वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। फिर इन मानों को हमें अवकल समीकरण में रखना होता है और हल करना होता है। अगर डी वाई बट्टे डी एक्स रखा है तो ये होगा, अगर डी एक्स बट्टे डी वाई आ जाएगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो भी मैं लिखवा देता हूँ। अगर आपका अवकल समीकरण इस रूप में आता है, डी एक्स बट्टा डी वाई के रूप में आता है, तो आप वाई तो आप क्या मानोगे? तो आप मानोगे एक्स बराबर वी वाई, ठीक है, और वाई के सापेक्ष अवकलज करोगे तो ये हो जाएगा वी प्लस, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलज, फिर सेकेंड वाला वैसे का वैसे, ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलज, सेकेंड वैसे का वैसे, फर्स्ट का अवकलज, ठीक है। ये मान फिर रखना होता है सेकेंड टाइप में, ये भी हो गया। फिर आ जाओ रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण आपको दो टाइप का मिलता है, एक तो इस टाइप का होता है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर ये जो पी और क्यू है, ये दोनों फंक्शन या तो एक्स के होने चाहिए या फिर अचर होने चाहिए। तो फिर हम क्या निकालते हैं यहाँ पर? फिर हम निकालते हैं यहाँ पर समाकलन गुणक। इसे काटो। समाकलन गुणक का सूत्र क्या होता है? ई की पावर में पी डी एक्स, ठीक है, ई की पावर में पी डी एक्स। और इसके हल करने का सूत्र क्या होता है? इसके हल करने का सूत्र होता है वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समाकलन गुणक को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आई एफ से प्रदर्शित करते हैं। समाकलन क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है। अगर आपका सेकेंड टाइप का आ जाए तो क्या होगा? सेकेंड टाइप का लिखा है मैंने? नहीं लिखा है, सेकेंड टाइप का भी लिखवा देता हूँ। सेकेंड टाइप का अगर इस रूप में आपका डी एक्स बट्टा डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू है, तो इसका समाकलन गुणक का सूत्र क्या होता है? इसका समाकलन गुणक आई एफ का जो सूत्र होता है वो होता है ई की पावर पी डी वाई, ठीक है। और इसके हल का सूत्र क्या होता है? अवकल समीकरण के हल का, इसका सूत्र होता है एक्स गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, ठीक है, ये सूत्र होता है। सदिश, अब हम बात करते हैं सदिश के बारे में। मैं लाइव हूँ ना? लाइव हो ना मैं? ठीक है, क्योंकि लाइट वगैरह है नहीं, इन्वर्टर कभी बंद हो सकता है। अभी फ्लक्चुएट कर रहा था, सेटअप बंद हो गया था, सारी लाइट्स मैंने बंद कर दी, तब जाके ये चल रहा है, ठीक है। सदिश आप जानते हैं, सदिश किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण का दोनों ज्ञान हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अगर आपके पास कोई एक सदिश राशि दे रखी है, ए बराबर ए आई, ये दे रखा है, तो अगर इसका मुझे परिमाण निकालना है तो आई के गुणज का वर्ग करूंगा, जे के गुणज का वर्ग करूंगा, के गुणज का वर्ग करूंगा, सबको जोड़ दूंगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। शून्य सदिश क्या होता है? सारे शून्य होते हैं। कोई अगर मात्रा सदिश निकालना है तो क्या होता है? मात्रा सदिश ए क्या, वो होता है ए वेक्टर बट्टे में ए का परिमाण, ठीक है। संग्रह क्या होता है? किसी सदिश को मुझे संग्रह दिखाना है तो कोई सदिश किसी के लैम्डा मल्टीपल्स अगर हो जाता है, एक सदिश को किसी के लैम्डा गुणा दिखा दिया मैंने, लैम्डा कोई भी मान हो सकता है, प्लस माइनस का कुछ भी गुणज में हो सकता है, तो वो दोनों सदिश आपस में संग्रह होते हैं, ठीक। ये सूत्र की बात होते हैं। समान सदिश में क्या होता है? अगर ये सदिश इस सदिश के बराबर है तो आई का गुणज और इसके आई का गुणज बराबर होगा, इसके जे का गुणज इसका जे का गुणज बराबर होगा, इसके के का गुणज इसका के का गुणज बराबर होगा, ठीक है। ये बराबर की बात हो गई। उसके बाद अगर मुझे दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी टू है, ठीक है, और ये मेरा ओ है, तो ये मेरा ओ पी वन इसका स्थिति सदिश हुआ, ओ पी टू मेरा स्थिति सदिश हुआ। अगर मुझे पी वन पी टू निकालना है, पी वन पी टू की दिशा में मुझे वेक्टर निकालना है, तो लास्ट में क्या है? पी टू, तो ये ओ पी टू हो जाएगा, पहला क्या है? पी वन माइनस ओ पी वन हो जाएगा। इस तरीके से हम रख के घटा देंगे, ओ पी टू में से ओ पी वन घटा देंगे,
OP2 क्या होगा, मैं अगर लिख के दिखाऊं यहाँ पर, OP2 होगा मेरा X2 I प्लस Y2 J प्लस Z2 K, ये OP2 होगा। OP1 क्या होगा मेरा, X1 I प्लस Y1 J प्लस Z1 K होगा। अब ये मान रखेंगे और इसमें से ये वाला वेक्टर घटा देंगे, तो ये आ जाएगा सूत्र। ठीक है, X2 माइनस X1 I प्लस Y2 माइनस Y1 J Z2 माइनस Z1 K। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। उसके बाद अगर आपको खंड सूत्र लगाना है अंतः विभाजन में, अगर आपको दो वेक्टर दे रखा है तो ये सूत्र होता है MA प्लस NB बट्टे में M प्लस N। ठीक है, अंतः के लिए, बाह्य के लिए क्या होगा, नेगेटिव लग जाएगा। अगर बाह्य सूत्र आएगा तो उसमें क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ प्लस को हटा दो, यहाँ नेगेटिव लगेगा, मिस्टेक है, यहाँ पर नेगेटिव लगा देना। MB माइनस NA बट्टे में M माइनस N होता है। ठीक है, बाय वाले में यहाँ प्लस प्लस लिखा हुआ है, मिस्टेक है, नेगेटिव कर लेना। फिर आ जाओ A का B पर प्रक्षेप। अगर A सदिश का B पर निकालना है, जिस पर बोलेगा उसका मापांक नीचे आता है। A का B पर, A डॉट B तो आना ही आना है, जिस पर बोलेगा उसका मापांक नीचे आएगा। B पर बोले तो B का मापांक नीचे आएगा। L क्या होता है, M क्या होता है, N क्या होता है, दिक् कोसाइन। क्या होते हैं बच्चों, दिक् कोसाइन। ठीक है, अगर आपको अल्फा बीटा गामा दे रखा है तो L बराबर कॉस अल्फा होता है, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा होता है। ये हमारे दिक् कोसाइन है, निकल जाएंगे इससे। ठीक है, फिर आ जाओ, अगर हमारे पास आ जाते हैं, देखिए अगर A डॉट B का मान 0 है तो वो तभी संभव है जब वो एक दूसरे पर लंबवत हो। अगर A डॉट B का मान 0 है यानी कि A और B आपस में क्या है, लंबवत है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जो कोण निकालना है, कॉस थीटा बराबर दो सदिश A और B है, तो इसका सूत्र क्या होता है, A डॉट B बट्टे में परिमाण A गुणा परिमाण B। दो सदिश के बीच के कोण निकालने का सूत्र ये होता है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद और एक चीज़ बताता हूँ, A क्रॉस B, अगर A क्रॉस B 0 आ जाए तो क्या होता है, A वेक्टर और B वेक्टर आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। लग गया, तो ये भी एक जगह ही लिखवा देता हूँ, देख लीजिए। उसके बाद सेम टू सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जैसे I डॉट I1 J डॉट J1 K डॉट K1। डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, जैसे I डॉट J डॉट K डॉट I, ये सब क्या होंगे, 0 होंगे। ये सूत्र मैं पहले लिखा चुका हूँ कोण निकालने का। ठीक है, A डॉट B डॉट A के बराबर होता है, A डॉट B डॉट A के बराबर होता है, ये भी हो गया। अब आ जाओ क्रॉस में। ठीक है, क्रॉस में आ जाओ। क्रॉस में देखो सूत्र साइन थीटा बराबर ये होता है, A क्रॉस B बट्टे में परिमाण A गुणा परिमाण B। फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना होता है, I, ये अपना I हो गया, ये अपना J हो गया, ये अपना K हो गया। ठीक है, I देखिए सेम टू सेम का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा 0। जैसे यहाँ पर I क्रॉस J सेम डायरेक्शन में, तो I क्रॉस J क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। फिर क्या J क्रॉस K है, J क्रॉस K क्या होगा, I के बराबर होगा, और K क्रॉस I J के बराबर होगा। अगर मुझे यहाँ J क्रॉस I लिखना होता, उल्टी डायरेक्शन में चला गया, आता तो K ही, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई तो माइनस K आता। ठीक है, ये सिर्फ आपको पहले से ही पता होंगे। फिर आ जाओ, ठीक है, A क्रॉस B आपको निकालना आता होगा, कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास समांतर चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, A क्रॉस B उसका परिमाण। अगर आपके पास समांतर चतुर्भुज है, उसके दो आसन्न भुजाएं दे रखी हैं, A वेक्टर B वेक्टर, तो A क्रॉस B निकालोगे, उसका परिमाण निकालोगे, आ जाएगा। कभी कभी क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाता है, आपके पास 3 बिंदु दे रखे होंगे, A B C 3 बिंदु दे रखे हैं, तो आपके पास OA OB और OC हो जाएंगे स्थिति सदिश। आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ABC। तो आपको क्या करना होगा, 1/2 मापांक, कोई भी एक बिंदु फिक्स कर लो, जैसे A फिक्स कर लिया, AB निकाल दो गुणा AC निकाल दो, उसका मापांक निकालोगे, 2 भाग दोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, पिछले साल क्वेश्चन आया था 5 नंबर में। ठीक है,
उसके बाद अभी मैंने लिखवाया था आपको कि ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। अगर ए डॉट बी ज़ीरो होता है तो ए और बी आपस में लंबवत होते हैं। ए डॉट ए मापांक ए का वर्ग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बाकी तो सब मैंने करा ही दिया है, पढ़ा दिया है, बता दिया है। प्रक्षेप भी बता दिया, रिपीट हो रहा है। सदिश गुणन बता दिया। देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट है बी क्रॉस ए। अगर क्रॉस में पीछे वाला सामने आता है तो सामने क्या लग जाता है, नेगेटिव लग जाता है। माइनस ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी का मान 0 है तो ए और बी क्या होंगे, दोनों वेक्टर समांतर होंगे। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सूत्र है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये वाला सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। परिमाण वगैरह सब मैंने बता ही रखा है। ठीक है, अब हम बताते हैं, अगर आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। P का है हमारे पास x1, y1, z1 और Q हमारे पास है x2, y2, z2। ठीक है, और आपसे बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है कि भैया दिक् अनुपात निकालो। क्या निकालो, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात को हम दिखाते हैं A B C से। तो A का सूत्र होता है x2 माइनस x1, B का होता है y2 माइनस y1, C का होता है z2 माइनस z1। ठीक है, और अगर यहीं से आपसे बोल दिया जाए कि दिक् कोसाइन निकालो, क्या निकालो, दिक् कोसाइन निकालो, जो कि हर साल एग्जाम में आता ही आता है, तो उसके लिए आपका सूत्र होता है L M N। L का सूत्र होता है A/R, M का होता है B/R, N का होता है C/R। ABC आपने यहाँ से निकाल लिया। अब आप बोलोगे भैया R क्या होता है, R का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस C²। ये R का सूत्र होता है, इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं आगे। अरे यार खीने जी, मैं आराम कर दिया। ये सब हो गया। अब हम आते हैं अगले चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिविमीय ज्यामिति। एक संबंध होता है कि L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संबंध हो गया। उसके बाद दो बिंदुओं को रेखाओं को मिलाने के वाले दिक् कोसाइन, ये मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही बताया, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, अगर आपके पास दो ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ये सदिश समीकरण है। कार्तीय समीकरण क्या होता है वो भी बताऊंगा। कार्तीय समीकरण ये होता है x माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टे बी, z माइनस z1 बट्टे सी, ये कार्तीय समीकरण है। आपको एक बिंदु दिया जाएगा जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 और आपको दिक् अनुपात दिए जाएंगे a b c, तो कार्तीय समीकरण निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे होते हैं वो तो मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा दे रखा है। ठीक है, ये कार्तीय समीकरण है। आप ए बी सी भी बोल सकते हो। अगर आपको दिक् कोसाइन दे रखा है तो एल एम एन लिख दोगे, सूत्र वही है। एल के जगह पर ए की जगह पर एल लिख दिया, बी की जगह पर एम और सी की जगह पर एन लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूत्र वही है। उसके बाद आ जाओ, अगर आपको एक नहीं दो बिंदु दिए गए हैं, दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, सदिश समीकरण ये होता है आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्तीय समीकरण ये सूत्र होता है x2 माइनस x1। ठीक है, ये सूत्र है, ये गलत सूत्र लिखा है यहाँ पर। ये सूत्र ऐसा होगा x माइनस x1 बट्टे में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बट्टे में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बट्टे में z2 माइनस z1। ये होता है सही सूत्र, ये कार्तीय समीकरण है। इसको लिखना है, ये गलत है, ये सही सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। दो रेखाएं के बीच का अगर आपको कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे में अंडर रूट के अंदर a1² प्लस b1² प्लस c1², अंडर रूट के अंदर a2² प्लस b2² प्लस c2²। ठीक है, ये तो हो गया जब आपको दे रखा होगा कार्तीय रूप में, दो समीकरण रेखा दे रखी है, आप तुलना करोगे ए बी सी निकलेंगे दोनों में से, फिर यहाँ रखोगे। ये सूत्र है कार्तीय वाला। अगर रेखा आपको कार्तीय में दे रखी है तो ये सूत्र लगाना है। अगर रेखा आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है
सदिश रूप में दे रखा है, तो कौन सा लगाना मैं अभी बताता हूँ। देखो अगर दो देखा है लंबवत है, ठीक है, थीटा का मान अगर लंबे है तो सूत्र ये वाला, कंडीशन ये वाली होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 होता है लंबवत के लिए। समांतर के लिए क्या होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आप आ जाइए, हाँ अब मैं क्या बोल रहा था, सदिश रूप में अगर रेखा है सदिश रूप में दे रखी है, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ठीक है, तो आपको पहली रेखा से B1, दूसरी रेखा से B2 मिलेगा। तो क्या होता है इसका सूत्र cos थीटा बराबर B1.B2 बट्टे में B1 का परिमाण गुणा B2 का परिमाण, ये सूत्र होता है दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में प्रश्न आता है। अब हम बात करेंगे, ये वाला सूत्र तो बता चुका हूँ, अगर दो रेखा आपको दे रखी है कार्तीय रूप में तो सूत्र ये वाला होता है कोण निकालने का, जस्ट अभी बताया। कार्तीय रूप में दे रखा होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, तुलना करके निकाल लेंगे, मान यहाँ पर पटक दोगे, आपको आपका cos थीटा मिल जाएगा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी एग्जाम में हर साल आता है वेक्टर फॉर्म में। ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा है, तुलना करके A1 A2 B1 B2 निकाल लेंगे और न्यूनतम दूरी का सूत्र ये होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। जब रेखा समांतर नहीं है तो ये सूत्र लगाते हैं, ठीक है। समांतर के लिए भी अब आगे आएगा, कार्तीय रूप में ये सूत्र होता है, ये पहली रेखा है या दूसरी रेखा है, तुलना करके x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना होगा। यहाँ रखोगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये एक सारणिक होगा, ये सारणिक है। फिर प्रसार कर दोगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, ये आ गया इसका वर्ग, ठीक है। फिर देखो ये प्लस लगेगा, इसको छुपाओगे, इसकी गुणा इसके साथ पहले होगी C1 A2 माइनस A1 C2, फिर ये, फिर इसको Z को छुपा दोगे A1 B2 माइनस B1 A2, ये लग गया इसका वर्ग। कैसे करते हैं प्रश्न मैंने करा रखा है, आप जाके देख लेना, पता लग जाएगा। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, समांतर में क्या होगा कि B1 और B2 समान होंगे, A1 A2 अलग हो सकते हैं लेकिन B1 B2 समान अगर हो गए तो समझ जाओ कि भैया वो समांतर है, और ये वेक्टर फॉर्म में ही आता है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, D बराबर B क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे में B का परिमाण, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो चैप्टर है आप बोलोगे सर वो गायब कर दिया, क्योंकि अगला चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, उसमें कोई सूत्र है ही नहीं, वो तो भाई ग्राफ का क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। प्रायिकता में भी उतना खास कोई सूत्र नहीं है, प्रायिकता भी बेस 2-3 सूत्र है छोटे छोटे, और ज़्यादा मेन चीज़ है तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के प्रायिकता चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता, P/E/F क्या होगा, E/F है तो E इंटरसेक्शन F बट्टे में F है तो PF लग जाएगा, P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। E डैश बट्टे अगर F निकालना तो P1 में से P/E/F घटा देना होता है। अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं E और F तो E प्रायिकता E इंटरसेक्शन F क्या होगा, प्रायिकता E गुणा प्रायिकता F, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ बेच पर में, बेच पर में आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, 2 घटना है, 3 घटना है, 4 घटना है, तो ठीक है। ये चीज़ सूत्र आप, इसका कोई सूत्र नहीं, 2 के लिए भी सूत्र होता है, 3 के लिए भी सूत्र होता है, 4 के लिए भी होता है, तो इसके लिए मैं एक सूत्र लिख दूँ तो वो बात बनेगी नहीं, इसलिए मैंने सिग्मा विग्मा करके छोड़ रखा है। तो इसके लिए क्या है, प्रश्नावली 13.3 देखिए, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर स्वतंत्र है, अगर 3 घटनाएं स्वतंत्र है तो 3 गुणे में आ जाएंगी। 2 घटना अगर परस्पर अपवर्जी कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर होता है। अगर घटनाएं स्वतंत्र नहीं है तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी के बराबर नहीं होंगी, यानी कि वो परतंत्र होंगी, स्वतंत्र नहीं होगी। उसके बाद आप ये भी जानते होंगे प्रायिकता ए यूनियन बी का मान क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर उन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहने को सूत्र छोटे मोटे बहुत सारे छूट गए होंगे क्योंकि उनका प्रयोग ना के बराबर है, इसीलिए मैंने छोड़ा है।
जिनका प्रयोग होता है, जो वास्तविकता में हमें करना है, उनको मैंने ले रखा है। और इस तरीके से ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अपना ख्याल रखें। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा लाइक शेयर करेगा, ठीक है, उसको इसका जो हमारा सूत्र वाला PDF है वो मिलेगा फ्री में। बाकी इंपॉर्टेंट के लिए मैंने बता ही रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। 99 रुपीज़ में अभी ऑफर चल रहा है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नोट्स मिल रहे हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। ये ऑफर छूट गया तो एग्ज़ाम के बाद पछताते रहोगे। सिर्फ 99 रुपीज़ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिल रहे हैं। और हमारे सारे वीडियो सोल्यूशन तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं ही हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। पीस आउट।